उत्तराखंड के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज उत्तराखंड में लागू होने वाला है यूसीसी, जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और आज उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा जहां पर यूसीसी बिल लागू होगा। चलिए जानते हैं कि आखिर इस बिल में क्या क्या बताया गया है और इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। देखिए, बिल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में विवाह और तलाक के विषय में बताया गया है। दूसरे भाग में उत्तराधिकार के बारे में बताया है। तीसरे भाग में लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बताया है और चौथे भाग में अध्यायों को विभाजित किया गया है। देखिए, सेक्शन 4 ये बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर ये निर्धारण करेगा कि पुरुष की आयु कितनी होनी चाहिए और महिला की आयु कितनी होनी चाहिए जब दोनों विवाह करते हैं। देखिए, इसमें पुरुष की विवाह की आयु 21 वर्ष और महिला के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है, जो बहुविवाह और बाल विवाह को प्रभावी रूप से समाप्त कर देगी। अगर पुरुष की विवाह की आयु 21 है और महिला की 18, तो यहां पर बाल विवाह प्रभावी रूप से समाप्त हो जाएगा। देखिए, यहां पर धारा 25 के तहत दोनों पक्ष को तलाक के आदेश के माध्यम से ही विवाह को विघटित करने के लिए अदालत में याचिका दायर करने का समान अधिकार दिया गया है तथा तलाक केवल अदालती कार्यवाही के माध्यम से ही होगा। इसका तात्पर्य है कि नोटरी पे किसी भी प्रकार से कोई तलाक नहीं होगा। आप दोनों को अदालत जाना पड़ेगा और अदालत के माध्यम से ही आप जब दोनों याचिका दायर करेंगे तो वहां पर समान अधिकार होगा और दोनों जब याचिका कोर्ट में दायर करेंगे तो ही जाकर वहां पर आप दोनों का जो विवाह है वो विघटित होगा। धारा 29 जो ये बताती है कि विवाह को केवल संहिता के प्रावधानों के तहत ही विघटित किया जा सकता है। विवाह में किसी भी पक्ष के किसी भी प्रथा, रिवाज, परंपरा या व्यक्तिगत कानून के बावजूद इसके अतिरिक्त संहिता जो है लिव इन रिलेशनशिप को भी मान्यता देती है। यानी कि अब जब कोई स्त्री और पुरुष आपस में रह रहे हैं साथ में, जहां पर वो लिव इन रिलेशनशिप बनाए हुए है, तो वहां पर उनको पंजीकृत करना पड़ेगा। वहां पर इसे हम विवाह की प्रवृत्ति कि ये विवाह की तरह है पर विवाह नहीं है। जब दो लोग एक ही साथ एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन उनका विवाह संपन्न नहीं हुआ है तो वो एक साथ जो वो रह रहे हैं वो लिव इन रिलेशनशिप कहलाता है। अगर दोनों के बीच में विवाह नहीं है, अगर दोनों ने विवाह नहीं किया है तो वहां पर वो विवाह वाला रिश्ता नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर दोनों एक छत के नीचे रह रहे हैं और उनसे उत्पन्न अगर संतान है तो उसको सारे अधिकार प्राप्त होंगे और यहां पर जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उन्हें पंजीकृत भी कराना पड़ेगा। कानून के अनुसार इन रिश्तों को 1 महीने के भीतर पंजीकृत कराना आवश्यक है। यानी कि अब अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आपको कानूनी तौर पर पंजीकृत अपने आप को कराना पड़ेगा। वहां पर अगर आप पंजीकृत नहीं कराते हैं तो ये एक आपराधिक दंड का यहां पर प्रावधान भी दिया गया है। देखिए, संहिता के अनुसार जिसमें चेंज हुआ है वहां पर वसीयत के उत्तराधिकार जो वसीयतनामा है ये इसमें भी काफी परिवर्तन हुआ है। यह संहिता बिना वसीयत के उत्तराधिकार और वसीयतनामा उत्तराधिकार और वसीयत को भी कंट्रोल करेगी। ये बिना वसीयत के उत्तराधिकार को क्लास 1 और क्लास 2 के उत्तराधिकारों में विभाजित करता है और कानून की अनुसूचित 2 में सूचीबद्ध भी करता है। क्लास 1 के उत्तराधिकार मृतक के निकटतम परिवार के सदस्य होते हैं, जिसमें पति, पत्नी, बच्चे, माता पिता और पहले से मृत बच्चों के पति या पत्नी भी शामिल होते हैं, जिन्हें शेयर का विवरण के आधार पर वरीयता दी जाएगी। क्लास 1 के उत्तराधिकारियों की अनुपस्थिति में शेयर कक्षा 2 यानी कि क्लास 2 के उत्तराधिकार और अन्य रिश्तेदारियों को यहां पर विवृत किया जाता है। उत्तराधिकारियों की अनुपस्थिति में सरकार संपत्ति ले सकती है जो कि उत्तराधिकारियों के दायित्व और देनदारी के अधीन होते हैं। कानून स्व अर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति व्यक्ति द्वारा पुरुष वंश की 4 पीढ़ियों तक विरासत मिली के बीच में अंतर नहीं करता है। किसी व्यक्ति के पिता, दादा, परदादा। यूसीसी में विवाह पंजीकृत को भी अनिवार्य बना गया है। अब अगर आप विवाह करते हैं तो उसको आपको पंजीकृत कराना पड़ेगा। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।